माइक्रोमैक्स वर्सेस शाओमी, या फिर मैं कहूं आओ करे चीनी का माइक्रोमैक्स की भाषा में। ऐसा कहना उनके लिए सही भी है, क्योंकि देखा जाए तो चाइनीज कंपनी जो थी ना, उन्होंने माइक्रोमैक्स को खत्म कर दिया था। और यहाँ पे जो सबसे टॉप पे जो कंपनी आती है वो यहाँ पे शाओमी ही है। और देखा तो माइक्रोमैक्स भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं यहाँ पे शाओमी से ही कंपीट करने की कोशिश करी। ऐसा क्यों नहीं हो, क्योंकि 2014 में जब माइक्रोमैक्स अपने टॉप पर थी ना, तभी शाओमी की इंडिया में एंट्री होती और यहाँ पे शाओमी है ना, माइक्रोमैक्स का जो निवाला होता है वो चुरा लेती है और देखते ही देखते 2017 तक नंबर 1 बन जाती है। लेकिन अब माइक्रोमैक्स की बारी आ गई है, तो देखते हैं आज इस वीडियो में क्या माइक्रोमैक्स दोबारा से जो चीज शाओमी ने हथियाई है, क्या वो वापस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। ये भी देखने वाली बात होगी, काफी इंटरेस्टिंग। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा हो, देखना चाहते हो किस तरीके से जो मार्केट की कहानी पूरी उल्टी पुल्टी होने वाली है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर वीडियो का हल्का सा भी पसंद आ रहा है, लाइक करो ना, चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते यार। 5 लाख जल्दी करने यार, करवा दो यार, करवा दो। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोमैक्स की। यहाँ पे तो माइक्रोमैक्स के बारे में एक दो बातें यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। माइक्रोमैक्स है ना, मतलब उसके फेलियर जानने से पहले एक बार उसको सक्सेस कैसे हो वो जान लेते हैं। तो यहाँ पे कहानी शुरू होती है आपकी 2008-2009 से। उस समय इंडिया के अंदर आपको क्या देखने को मिलता था, इंडिया आपका स्मार्टफोन मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता था। उस समय नोकिया सैमसंग के फीचर फोन चलते थे। यहाँ तक कि मेरे को एक जमाना भी याद है कि उस समय नोकिया ने अपना एन सीरीज में एक फोन लॉन्च किया था और वो उस समय आईफोन 3G से महंगा था। और नोकिया उस समय इतनी कॉन्फिडेंट थी कि आईफोन क्या होता है, एप्पल क्या होती है, एप्पल को लोग खरीदेंगे, हमारा नोकिया का एन सीरीज लोग फोन खरीदेंगे, आईफोन 3G से काफी ज्यादा बेटर है। खैर कुछ भी कहानी हो जाती है, लेकिन उस समय नोकिया इस तरीके से काम कर रही थी। लेकिन वहीं पे हमारे सामने आती है एक और कंपनी नई, माइक्रोमैक्स। माइक्रोमैक्स शुरुआत में फीचर फोन बनाती है और ये बेसिकली क्या करते हैं, डेमोक्रेटाइजेशन करते हैं टेक्नोलॉजी का। इसका मतलब मैं समझा देता हूं, जो टेक्नोलॉजी नोकिया सैमसंग ने महंगे फोन्स में दे रही थी ना, कुछ ला के अपने सस्ते फोन्स के अंदर डालना चालू कर दिया माइक्रोमैक्स ने और कुछ इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स बनाने चालू कर दिए। सबकी कीमत कम थी और देखते देखते माइक्रोमैक्स इंडिया में पॉपुलर होने लग गई। उसके बाद धीरे धीरे काफी सारे जो फीचर फोन होते हैं ना, उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी अराउंड 2011 तक उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। और बीच में 2010 में जब एक जमाना है तब जब एंड्रॉयड फोन की शुरुआत हुई थी, उस समय गैलेक्सी एस सीरीज देखा जाए या फिर अलग अलग सीरीज आई थी सैमसंग गैलेक्सी की, जो कि एंड्रॉयड फोन्स थे। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये थी, सब 10,000 से ऊपर थे और उस समय माइक्रोमैक्स 10,000 से कम में अपना एक एंड्रॉयड फोन लेके आती है, जो कि देखा जाए तो बेसिकली एक रीब्रांडेड फोन होता है जिसे वो दूसरी कंट्री से उठा के लेकर आते हैं। ये बात हमें समझ में आती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे माइक्रोमैक्स को यहाँ पे एक चीज दिखती है, वो ये है कि इंडिया में डिमांड है कि सस्ते से सस्ते में लोगों को अगर अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी लोना तो वो लोग लेंगे। ये जो चीज है ना, माइक्रोमैक्स को समझ में आती है और इसी चीज पे फोकस करते और अपनी कैनवस सीरीज हो गई, कैनवस नाइट सीरीज हो गई, अलग अलग सीरीज वो निकालते जाते मार्केट के अंदर और मार्केट को एक तरह से फ्लड कर देते हैं और लोगों को भी लगता है और उन्हें काफी अच्छी चीज मिल रही है। बेसिकली सैमसंग के फोन्स बहुत ज्यादा महंगे, नोकिया विंडोज के साथ स्ट्रगल कर रहा था, वहीं पे माइक्रोमैक्स को आपको सस्ते में एंड्रॉयड का स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है। 2013 तक ये कहानी चलती है। इवन एक बात बता देता हूं, उस जमाने में भले ही जो माइक्रोमैक्स है ना, वो कैसे भी रीब्रांडेड फोन्स लेकर आए, लेकिन उस समय जो फोन्स होते थे उनकी क्वालिटी बहुत जबरदस्त होती थी। इवन 2013 में जब मैंने अपना खुद का पहला जो स्मार्टफोन खरीदा था ना, वो माइक्रोमैक्स का खरीदा था। किसी और वीडियो में दिखाऊंगा ऊपर से लाके, वो काफी अच्छा फोन है, आज भी चालू हालत में है। लेकिन हाँ, उस जमाने मैंने वो फोन खरीदा था। उस जमाने में उसका जो ओरिजिनल OEM था ना, वो मुझे पता चला था वो फ्लाई कंपनी का था, लेकिन हालांकि फोन काफी अच्छा था। ये कहानी उनकी सक्सेसफुल हो जाती है और 2014 तक वो इंडिया में नंबर 1 हो जाती है। इवन सैमसंग नोकिया जैसी कंपनी को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन फिर शाओमी की एंट्री होती है और शाओमी वही गेम खेलते जो माइक्रोमैक्स ने खेला था, लेकिन वो अपने अलग लेवल पे खेलते हैं और पूरा का पूरी कहानी बदल देते हैं। यानी कि शाओमी ऑनलाइन में जाती है, इसके बाद ही सस्ते फोन्स बनाती है, हार्डवेयर की स्पेसिफिकेशन ऐसी देती है जो इंडियंस ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी। और जो स्पेक हंग्री ऑडियंस होती है, जो आज के समय में दिखती है ना ऑडियंस, जिनको सिर्फ स्पेसिफिकेशन चाहिए, बड़े से बड़ा प्रोसेसर चाहिए, बड़े से बड़ा डिस्प्ले चाहिए, ज़्यादा रैम, ज़्यादा स्टोरेज, इन सब की जो शुरुआत है ना, यहाँ से शाओमी ने करी। तो नंबर गेम उन्होंने शुरू किया था और वहाँ पे वो हिट हो जाते। और क्यों नहीं हो यार, वहाँ पे वो काफ़ी कमाल के फोन्स लेके आए थे। MI3 देख लो, Redmi 1S देख लो, बिल्ड क्वालिटी अच्छी थी। यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर में अपडेट्स देखने को मिलते हैं और उस समय का MIUI देखा तो आज के MIUI से बहुत ज़्यादा बेटर था। मतलब बिलीव मी, MIUI वॉज वे बेटर देन टुडेज। मतलब उस समय के स्टॉक एंड्रॉइड से भी ज़्यादा बेटर था। वहाँ पे आपको मतलब बूट लोडर अनलॉकिंग की परमिशन भी देने की जरूरत नहीं थी, कस्टम रोम फ्लैश कर सकते थे, कर्नल सोर्सेस भी देखने को मिलते
मिलते थे, और तो और उसके अंदर बहुत जबरदस्त कस्टमाइजेशन के फीचर्स थे, और जितना बगी आज देखने को मिलता है ना उतना बगी नहीं था, ना ही उसमें जो एड्स जो अब देखने को मिल रहे हैं वो सारी चीजें वहां से गायब हो चुकी थी। तो यहाँ पे Xiaomi की एंट्री होती है और धीरे धीरे जो माइक्रोमैक्स का जो पूरा मार्केट है वो खत्म करते हुए जाते हैं, क्योंकि जो Xiaomi है वो खुद की R&D कर रहा था, खुद के नए फोन्स लेके आ रहा था, सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रोवाइड कर रहा था, वो उन सारी चीजों को फिलअप कर रहा था जो कमियां माइक्रोमैक्स ने छोड़ी थी, इसलिए वो 2017 में नंबर 1 बन जाता है। और 2018 तक आते आते जो खुद माइक्रोमैक्स है ना वो इंडिया से मतलब एक तरह से स्मार्टफोन मार्केट से पूरी तरीके से टाटा बाय बाय कर देती है। लेकिन फिर कहानी शुरू होती है 2020 में, क्योंकि 2020 देखा तो शुरुआत से लेके अभी तक पूरा एक अनएक्सपेक्टेड ईयर है। यहाँ में हमें ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिली है 2020 में जो हमने कभी सपने में सोची भी नहीं थी। और अब एक जमाना आता है कि 2018-19 में हम Xiaomi को प्रेस करते थे कि अच्छे फोन्स निकालती है, इवन यहाँ पे Realme की भी एंट्री होती है जो कि Xiaomi की स्ट्रेटेजी कॉपी करते हैं और Xiaomi की अच्छी और बुरी बातें दोनों कॉपी करके मार्केट में तगड़ा कंपटीशन ले आते हैं। लेकिन देखा जाए तो इन सबको हम एप्रिशिएट कर रहे थे 2019 तक, लेकिन 2020 में एक ऐसा समय आता है जब हर किसी को मेड इन इंडिया फोन चाहिए। सब लोगों को एक ऐसी कंपनी चाहिए इंडिया की तरफ से जो कि इंडिया का खुद का स्मार्टफोन बना और एक ऐसा फोन निकाल के आए जहां पे वो चाइनीज कंपनी से लड़ सके। और यहां पे दोबारा से री एंट्री होती है माइक्रोमैक्स की। माइक्रोमैक्स वापस आ रहा है लेकर इन इंडिया। अब बात करें माइक्रोमैक्स की ना, तो माइक्रोमैक्स यहाँ पे बहुत ही स्मार्टली तरीके से खेल रही है, यानी कि उसने वो चीज़ें तो कर रही है जो उसने पास्ट में करी थी, लेकिन वो गलतियां रिपीट नहीं कर रहे और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी कर रहे हैं जहाँ पे Xiaomi जैसी कंपनीज ने अभी कमियां छोड़ रखी है। एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल दूँ, MIUI का एक एग्जाम्पल ले लो यार। MIUI आज से 4 साल पहले बहुत ज़बरदस्त था, मैं खुद उसकी तारीफ करता था, मुझे बहुत पसंद आता था MIUI, कस्टमाइजेशन के बहुत ऑप्शन थे। 2018 से एड्स आने लगे, फिर एड्स तो आया है, फिर किस किस तरह के एड्स आने लगे आप लोग खुद जानते हो। पिछले कुछ महीनों में मतलब कहानी काफ़ी बदल गई है, लेकिन आप जानते हो किस तरह के आपको एड्स देखने को मिले। वो सब तो ठीक है, MIUI कितना बगी हो गया, इतने सारे Xiaomi ने फोन्स निकाल दी, अब हर फोन के बाद MIUI का अपडेट आता है, कितने सारे बग्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। लोग रोज मुझे DM करके बोलते हैं हमारे फोन में ये हो गया, पोको का फोन लिया, पोको को फोन में अपडेट करने से बैटरी ड्रेन होने लग गई। इसके बाद बोलते हैं कि जो फाइल लॉन्चर है ना वो लैग करने लग गया। स्नैपड्रैगन 700 सीरीज का प्रोसेसर है, लेकिन तब भी फाइल मैनेजर जैसी चीजें लैग करने लगी। ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम है और यहाँ पे आपको बगी अपडेट्स देखने को मिल रही है। और इसके साथ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो Xiaomi है ना वो MIUI की अपडेट को ज्यादा प्रायोरिटी देती है एज कंपेयर टू एंड्रॉइड अपडेट्स। मतलब कि ये रहता है कि Xiaomi के फोन्स में आपको MIUI के अपडेट ज्यादा देखने को मिलेंगे, भले ही उसका एंड्रॉइड वर्जन कॉन्स्टेंट हो। एंड्रॉइड वर्जन में वो अच्छे तरीके से अपडेट देते नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है Xiaomi के साथ। और ऑब्वियसली एड्स की तो प्रॉब्लम है ही। यहाँ पे इस चीज को माइक्रोमैक्स सॉल्व करने वाली स्टॉक एंड्रॉइड से। उन्होंने प्रॉमिस किया ये प्योर एंड्रॉइड देंगे, एक भी ब्लोटवेयर नहीं डालेंगे, एक भी ऐड नहीं चलाएंगे फोन के अंदर, और देखा जाए तो आपको जो क्लीनेस्ट एक्सपीरियंस होता है वो देने की कोशिश करेंगे। ये बहुत जबरदस्त चीज होती है। इसके साथ ही ये भी प्रॉमिस किया है कि आने वाले 2 साल तक वो सॉफ्टवेयर अपडेट्स होता है ना वो भी प्रोवाइड करेंगे। यस, आने वाले 2 साल तक मेजर एंड्रॉइड के अपडेट से बहुत बड़ी बात हो जाती है। इस टाइप से चीजें क्लेम करना बजट के अंदर काफी डेयरिंग चीज होती है, लेकिन इसके साथ टर्म्स एंड कंडीशन भी जुड़ी हुई है और हमें देखना होगा कि आगे चल के आपको जो अपडेट्स होती है वो किस तरह से देखने को मिलती है और किस टाइम पे देखने को मिलती है। ये एक मेजर सवाल होगा। इसके साथ ही बात करें तो मार्केट में देखा जाए तो मोटोरोला के फोन से स्टॉक एंड्रॉइड के साथ, लेकिन वो इतना अच्छा भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। मार्केट में कुछ फोन आते हैं लेकिन इतना ज्यादा चलते नहीं है। नोकिया के फोन्स भी है जो स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आते हैं, लेकिन नोकिया के साथ प्रॉब्लम है कि नोकिया अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन को इंडिया में ला ही नहीं रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नोकिया के साथ। इसके बारे में नोकिया का जो फेल वीडियो बनाया तो उसमें बता चुका हूं कि यही एक रीजन है कि नोकिया आज के समय में भी इंडिया में फेल हो रहा है। अगर आज के समय वो अच्छे फोन्स अगर इंडिया में लॉन्च कर दे लोग उसे लेना पसंद करेंगे, लेकिन नहीं। और यहीं पे जो बाजी है ना वो माइक्रोमैक्स मार जाती है। इवन अगर हम बात करें माइक्रोमैक्स के सबसे सस्ते फोन In1B की, उसके बारे में जो लोग है ना वो मतलब काफी इंटरेस्टिंग चीज है उस फोन के अंदर। मतलब उस फोन के अंदर 7,000 रुपए में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर और USB Type-C पोर्ट देखने को मिल रहा है। Xiaomi जैसी कंपनी के Redmi 9 सीरीज में Type-C पोर्ट हटा के माइक्रो USB कर दिया। Redmi 9A जैसे फोन से फिंगरप्रिंट स्कैनर को हटा दिया वहां पे। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, इसे लोग नजरअंदाज करते हैं। Redmi 9 के जितने भी वीडियोस मैंने बनाए ना सब में चीजें पॉइंट आउट करी है कि कहीं ना कहीं वो इस साल कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। 2019 तक वो लोग दे रहे थे Type-C पोर्ट, इस साल माइक्रो USB पर आ गए। आप देख रहे हो ना कहानी कहां से क्या चल रही है। और माइक्रोमैक्स देखा जाए तो जो
गलतियां उन्होंने पास में करी थी वो तो फिक्स कर ही रहे, इसके साथ जो खालीपन, जो जगह छोड़ दी थी Xiaomi जैसी कंपनी ने, वो भी यहाँ पे फिलअप करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन अगर हम बात करें फोन की प्राइसिंग की, 11,500 का Redmi Note 9 आता है G85 के साथ, यहाँ लोग 11,000 रुपए में G85 वाला फोन लेके आ गए। 8,000 रुपए में 4GB रैम 64GB वाला वर्जन देखने को मिल रहा है। तो एक ऐसी चीज आपको देखने को मिल रही है जो काफी बढ़िया लगता है। हालांकि देखा है तो काफी सारे लोगों का सवाल होगा क्या ये फोन चाइनीज रीब्रांडेड फोन है कि नहीं, क्योंकि ऑनर के फोन के जैसे डिजाइन हमें देखने को मिलता जुलता है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं अभी जितनी इंफॉर्मेशन है इन फोन की जो R&D है वो इंडिया में हुई, जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी इंडिया में अंदर हो रही है। और जो Huawei के साथ जब माइक्रोमैक्स की जो डीलिंग हुई थी ना, ये 2019 में हुई थी। उस समय Huawei ना इंडिया में अपना डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर ढूंढ रही थी, लेकिन अभी Huawei है ना वो इंडिया से टाटा बाय बाय कर चुकी है एक तरह से। और देखा जाए तो अभी माइक्रोमैक्स है ना एक फ्रेश स्टार्ट की तरीके से काम कर रही है आगे। खैर देखा तो इसे डायरेक्टली चाइनीज रीब्रांड कहना सही भी नहीं होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट इस टाइप के फोन्स आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन जो ओवरऑल जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिल रहा है ना ये यूनिक है। हम रीब्रांड उसे कहते हैं, मान लीजिए बाहर से किसी कंपनी का हमने फोन लिया, उसका लोगो हटा के हमने अपना लोगो लगा के बेचना चालू कर गए, लेकिन इस टाइप का फोन इसी स्पेसिफिकेशन के साथ इस फॉर्म फैक्टर में आपको बाहर कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। ये बात मैं आपको बता सकता हूं दावे के साथ, ये चीज आप यहां पे समझ सकते हैं। हालांकि बात करें अगर हम कंपोनेंट्स वगैरह की, डेफिनेटली ऑलमोस्ट 30 to 40% कंपोनेंट्स हर फोन के अंदर होते हैं जहां पे उन्हें बाहर की कंट्री से इंपोर्ट किया जाता है। एग्जांपल बात करें जो MediaTek का चिपसेट है वो ताइवान के अंदर बनता है। 90% स्मार्टफोन्स में जो बैटरी यूज की जाती है वो चाइना के अंदर बनती है। इस टाइप की चीजें चलती रहती हैं, तो हम उस बारे में कुछ ज़्यादा कुछ क्लेम कर नहीं सकते, क्योंकि बेसिकली जो फोन्स होते हैं इंडिया में आज के समय में असेंबल होते हैं, कंप्लीटली मैन्युफैक्चरिंग और जो मेकिंग होती है ना इंडिया में स्मार्टफोन्स की, वो आज के समय में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आने वाले समय पॉसिबल हो, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा मूव किया है माइक्रोमैक्स की तरफ से। लेकिन बात करें तो ये सारी चीजें ना माइक्रोमैक्स के लिए काफी नहीं है, इन्हें अभी काफी सारी दूसरी चीजों पर भी काम करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे कर्नल सोर्सेज को अवेलेबल करवाना, जो रोम डेवलपमेंट, कस्टम रोम फ्लैशिंग होती है ना, इन सबको सपोर्ट करना, क्योंकि माइक्रोमैक्स के पास यहाँ पे एक एज है, यहाँ पे उस चीज में आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ पे Xiaomi जैसी कंपनीज के बारे में बात करें तो वहां पे वो बूट लोडर अनलॉक करके देती है। जिन लोगों को कस्टम रोम वगैरह फ्लैश करनी होती है, आजकल Xiaomi के फोन्स उतने ज्यादा रिलायबल नहीं है। कुछ समय पहले तक Xiaomi के फोन्स हाईली रिकमेंडेड होते थे कस्टम रोम फ्लैशिंग के अंदर। इसके साथ ही गूगल कैमरा का सपोर्ट दे, यहाँ तक कि हमने सुना है कि इनकी MediaTek के साथ भी पार्टनरशिप हुई, तो MediaTek के डायमेंसिटी वाले जो चिपसेट्स है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करो, सस्ते से सस्ते में कुछ 5G फोन्स को भी इंट्रोड्यूस करे। अगर माइक्रोमैक्स अगर ऐसा करती ना, ये ट्रूली गेम चेंजर चीज साबित हो सकती है। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, आफ्टर सेल सर्विस भी काफी बड़ा इशू हो जाता है यहाँ पे। इनिशियली Xiaomi की भी पहले 2-3 साल तक आफ्टर सेल सर्विस बहुत खराब थी। माइक्रोमैक्स के पास यहाँ पे ये फायदा ये है कि पहले वो इंडियन मार्केट में थे, सर्विस सेंटर उनके थे, लेकिन सर्विसिंग उनकी खराब थी, बात मैं मानता हूँ। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने कहा कि उन्होंने इंप्रोवाइज वगैरह किया। देखने वाली बात होगी कि आफ्टर सेल सर्विस किस तरीके से इंप्रूव होती है। इसके साथ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी दोनों फोन से फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, ऑनलाइन के हिसाब से बहुत जबरदस्त फोन है, लेकिन जब तक ये लोग ऑफलाइन में नहीं आएंगे तब तक जो मेन स्ट्रीम ऑडियंस होती है उन तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो इनका ऑफलाइन में भी आना जरूरी है। इसके साथ ही इन्हें क्या करना है, आने वाले समय में और भी फोन्स को लॉन्च करना है। जहां तक मुझे मालूम है कि ये जो फोन्स प्लान कर रहे थे ना, अराउंड 6 से 7 फोन्स लॉन्च करने वाले थे नवंबर तक, लेकिन इनको प्रोडक्शन इश्यूज आ रहे थे और जो सप्लाई चेन इश्यूज होते हैं, जैसे डिस्प्ले का इशू, डिस्प्ले और जो प्रोसेसर होते हैं लोग बाहर से इंपोर्ट करके लाते हैं, तो उन्हें बाहर से मंगाने में दिक्कत आ रही थी। इसलिए अभी सिर्फ 2 फोन्स लॉन्च करे हैं और आने वाले समय में और भी फोन्स देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसा मत समझना रियलमी जैसे 500,000 के डिफरेंस के अंदर सारे नए फोन्स लॉन्च कर डाले, ऐसा नहीं होने वाला। इसके साथ ही इतना भी पता चल गया कि जो Note 1 होगा ना इनका, उसके ऊपर का भी फोन आने वाले कुछ महीनों में, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन पता चलेगी, तो वो भी देखते हैं किस तरीके का होगा। और फाइनली मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे इन्हें MediaTek के पावर फोन्स ही निकालने नहीं होंगे। अगर इन्हें मार्केट में टिके रहना है ना, तो थोड़े महंगे इन्हें स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाले फोन्स भी निकालने होंगे। अगर ये स्नैपड्रैगन वाले फोन्स भी निकालने चालू कर दिए एग्रेसिव प्राइसिंग के अंदर, तो ये इनके लिए गेम चेंजर चीज साबित हो सकती है। क्योंकि देखा है तो पास्ट में हमने देखा है माइक्रोमैक्स के जो मेजॉरिटी फोन्स होते हैं ना, वो MediaTek पावर्ड ही थे। अगर वो स्नैपड्रैगन पावर्ड अगर आज के समय में कुछ अच्छे फोन्स निकाले एग्रेसिव प्राइसिंग के साथ, ये गेम चेंजर चीज साबित हो सकती है। और फाइनली बात करना चाहूंगा कि अभी के समय देखा तो माइक्रोमैक्स ने कमबैक किया है, लेकिन लावा भी लगी हुई है। और देखने वाली बात होगी क्या लावा भी जिस तरीके से माइक्रोमैक्स ने कमबैक किया है, क्या लावा भी ऐसे कमबैक कर सकती है।
काफी इंटरेस्टिंग चीज होगी देखने वाली। लेकिन कहानी है ना 2021 में और इंटरेस्टिंग होगी। आप लोग क्या लगता है, क्या Xiaomi Realme शांत बैठेंगे? जी नहीं, जब इन कंपनीज के पीछे इतनी बड़ी बैकिंग लगी है ना, ये भी बाउंस बैक करने की कोशिश करेंगे और कुछ ना कुछ जबरदस्त चीज लाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं आने वाले समय में मार्केट में क्या रहता है, क्योंकि जो मार्केट है ना वो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव था, लेकिन अब ऐसा कॉम्पिटिशन आने से एक बड़ा सा चेंज मिला है। वैसे देखा तो उनके खुद जो राहुल शर्मा है ना माइक्रोमैक्स के CEO, उन्होंने खुद बोला है, जाते जाते सिर्फ एक बात आप लोगों को दिल से कहना चाहूंगा कि माइक्रोमैक्स को सिर्फ इसलिए कंसीडर मत कीजिएगा क्योंकि एक इंडियन ब्रांड है, और जब मैं बिना परखे कोई सामान नहीं लेता तो फिर आपसे कैसे कह दूं? माइक्रोमैक्स इन इंडिया के लिए जरूर है, पर क्वालिटी को ताक पे रखते हुए नहीं। आप इसे वैसे ही ठोक बजा कर देखिएगा जैसे किसी और ब्रांड का फोन खरीदते वक्त आप देखते हैं। अच्छा बुरा सब सुनने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। ये बात उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग बताई थी, तो ये मेरे को बहुत पसंद है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ बता रहा हूँ। और माइक्रोमैक्स का फोन है ना, मतलब मैं किसी को रिकमेंड इसलिए भी नहीं करता कि एक इंडियन कंपनी का फोन है, यहाँ पे मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको एक अच्छा प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं जब इनकी सेल्स स्टार्ट होगी तब ये मार्केट में किस तरीके से परफॉर्म करता है। और जितने बड़े बड़े क्लेम्स इन्होंने करे हैं, जैसा कि सॉफ्टवेयर अपडेट से रिलेटेड, प्योर एंड्रॉइड से रिलेटेड, क्या ऐसे जो बड़े बड़े क्लेम्स है क्या इन पे खरा उतर पाता है कि नहीं, ये भी एक देखने वाली बात होगी। वैसे मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या आप लोग प्लान कर रहे हो आने वाले समय में माइक्रोमैक्स के फोन को परचेस करने का? ये बात मुझे नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।